नमस्ते मित्रों, मैं विनीत गोस्वामी आज उपस्थित हूँ न्याय वैशेषिक पे चर्चा को लेकर। क्या पढ़ेंगे? वैशेषिक दर्शन के तत्व मीमांसा तथा न्याय दर्शन के ज्ञान मीमांसा को पढ़ेंगे। तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को समझना है तो मेरे पुराने वीडियोस को देखें। न्याय और वैशेषिक अलग अलग दर्शन हैं, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे से जोड़ कर देखा जाने लगा, क्योंकि न्याय जहाँ ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत देता है, वहीं वैशेषिक दर्शन तत्व मीमांसा का सिद्धांत देता है। अतः दोनों मिलकर ही पूर्ण हो पाते हैं तथा इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः दोनों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाता है। अन्य दर्शनों के भांति ही न्याय वैशेषिक का लक्ष्य है मोक्ष प्रदान करना या करवाना। इसके लिए न्याय वैशेषिक दर्शन सबसे पहले बोलता है कि तत्वों की उचित और पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। जैसे विज्ञान में मूल तत्व होते हैं, मूल तत्व बेसिक एलिमेंट्स, उन्हीं से सारे पदार्थ बने होते हैं, वैसे ही मूल तत्वों की बात आज से 2500 साल पहले वैशेषिक दर्शन ने भी किया। इन्हीं मूल तत्वों से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं निर्माण हुई है, ऐसा न्याय वैशेषिक दर्शन में वर्णित है। न्याय दर्शन की मुख्य विशेषता सामान्य एवं विशेष की संकल्पना की रचना है। जब वैशेषिक मूल तत्वों को विभिन्न श्रेणियों में बांट रहे थे तो इस समस्या से उनका सामना हुआ। बांटने के क्रम में समानता का ध्यान रखना पड़ता है या असमानता का, कि किन गुणों के आधार पे हम किसी वस्तु को समान माने या असमान। एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि एप्पल पेन या एस पेन जिसका उपयोग हम टैबलेट पर लिखने के लिए करते हैं, और दूसरा एक सामान्य पेन जिसका उपयोग हम अपनी पुस्तिका पर लिखने के लिए करते हैं। अब दोनों तो अगर उसके लिखने के गुणों पे देखें तो दोनों को हम पेन कह सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और दूसरा एक सामान्य ट्रेडिशनल सेंस में पेन है। ठीक है, तो हम अब क्या करें? मतलब दोनों को हम पेन माने लिखने के गुण पे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक के गुण पे एस पेन को और एप्पल पेन को अलग माने और इस ट्रेडिशनल पेन को अलग माने? तो आप समझ सकते, एक सेंस आपको आ रहा होगा कि हाँ, समस्या तो है समानता और असमानता को बांटने के क्रम में। अतः हम देख सकते हैं कि वस्तुओं को समूह में बांटना समस्या से खाली नहीं है, और इसी क्रम में वैशेषिकों ने दिया सामान्य और विशेष की अवधारणा। अच्छा, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि ये समूहीकरण की प्रक्रिया वैशेषिक में क्यों हो रही है? आखिर इसकी जरूरत क्या है? क्यों करें हम समूहीकरण? तो इसका उत्तर है कि इस समूहीकरण के माध्यम से वैशेषिक मूल तत्व तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे विज्ञान करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि विज्ञान में भी ऐसे ही समूहीकरण होता है, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान, चाहे भौतिकी हो। जैसे जीव विज्ञान में लीनियस का वो वर्गीकरण आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ही रसायन विज्ञान में तत्वों का वर्गीकरण, मेंडलीव से लेके और कई सारे वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण पे ही कितना शोध पत्र प्रकाशित किया। वैसे ही भौतिकी में फेमस एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपको पता ही होंगे किस तरह से हम उनको बांटते हैं उनके गुणों के आधार पे। मूल तत्व तक पहुंचने की जिससे ब्रह्मांड बना है, यह एक स्टैंडर्ड या मानक विधि है। इसीलिए इस विधि को आज से 2500 साल पहले वैशेषिक भी कर रहे होते हैं। खैर, आते हैं हम अपने मूल प्रश्न पे। जैसे सभी मनुष्य एक वर्ग में रखे जाते हैं, सभी कुत्ते एक वर्ग में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं एक वर्ग में? वो ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्यों को अलग अलग होते हुए भी एक समान बनाती है? वो कौन सी चीज है? आप सोचिए। इसी चीज को वैशेषिक सामान्य बोलते हैं। हम वो कौन सी गुण है जिसके आधार पे हम सारे मनुष्य हम कहते हैं कि ये मनुष्य है? क्यों कहते हैं? वो क्या है जिसके कारण हम उसे मनुष्य कहते हैं? ये वर्गीकरण की, यही तो वर्गीकरण की मूल समस्या है। हम किन गुणों के आधार पे किसी चीज को समान माने या असमान? वो क्या कारण है जिसके कारण सारे मनुष्य एक समान है? तो जो कारण है वही सामान्य है, उस सामान्य के कारण ही सारे मनुष्य एक समान है, और वो सामान्य है मनुष्यता। इसी चीज को वैशेषिक सामान्य बोलते हैं, क्योंकि यह अलग अलग दिख रही एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं में होते हैं। विशेष किसी वस्तु के वे गुण होते हैं जो उसे अन्य वस्तुओं से अलग बनाते हैं। जैसे मनुष्य में मनुष्यता सामान्य हो गई, क्योंकि मनुष्यता सभी मनुष्यों में होती है और उसी के आधार पे वो समान होते हैं। लेकिन फिर सभी में मनुष्यता है, लेकिन फिर भी सभी अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? तो जिस गुण के कारण अलग हैं वो है विशेष। अब आप समझ रहे होंगे। लेकिन विशेष ही वह तत्व है जो अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग बनाता है,
अतः कोई भी वस्तु दो चीज से मिलकर बनी होती है। पहला सामान्य, जो उसे अपने समूह के अन्य वस्तुओं के साथ जोड़ता है, और दूसरा विशेष, जो उसे अन्य वस्तुओं से अलग करता है। लेकिन अब हम लोगों ने इसकी यहाँ पे चर्चा की, और इससे सवाल भी आता है सामान्य और विशेष से, और ये उनका बेसिक और मूल डिपार्चर पॉइंट है न्याय और वैशेषिक का। बाद में भारतीय दर्शनों में इसी बिंदु पे बौद्ध और नव्य न्यायिकों में बहुत लड़ाई भी चली है, जिसके कारण बौद्धों का अपोहवाद का सिद्धांत जन्मा। इसी विशेष के सिद्धांत के कारण या सामान्य के सिद्धांत के कारण जो न्यायिकों का है, इसके विपरीत बौद्धों ने अपना सिद्धांत अपोहवाद का दिया। हालांकि हमें उतना नहीं पढ़ना है, बस एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे मैंने उसकी यहाँ पे चर्चा की। इस पे ध्यान मत दीजिएगा, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सभी तत्वों की सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा ज्ञान प्राप्त करने का साधन भी तो उचित रहना चाहिए। अभी तक तो हम अभी तो हम देख रहे थे कि हम मूल तत्व क्या है, समान वैशेषिक क्या है, कैसे वस्तुओं का समीकरण, ये सब तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा दर्शन का वह क्षेत्र होता है जहाँ पे हम तत्वों की मीमांसा करते हैं, यानी कि तत्वों पे विचार करते हैं कि तत्व कितने हैं, कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, उस दूसरे तत्वों से मिलकर कैसे संबंध बनाते हैं, मूल तत्व कौन से हैं और कैसे उनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हम इन प्रश्नों पे तत्व मीमांसा में विचार करते हैं। लेकिन ज्ञान मीमांसा में हम विचार करते हैं कि ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान गलत क्यों होता है, और सही ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है, और वैसे सही ज्ञान में कौन से गुण होते हैं। ये ज्ञान मीमांसा हो गया। तो ये तो हमने ऊपर तत्व के बारे में देखा। अब हम देख रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के बारे में। तो ऊपर अभी हमने जितने भी सामान्य और विशेष बताया, उसका ज्ञान हम सही तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम सही तरीके से हमारा जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन है वो भी सही है। ठीक वैसे ही जैसे अगर टेलीस्कोप ही गलत हो तो उससे प्राप्त तथ्यों पे आधारित सिद्धांत भी गलत होगा। और यही बिंदु न्याय दर्शन के ज्ञान मीमांसा में हमारा प्रस्थान बिंदु होगा। ज्ञान मीमांसा का व्यवहारिक अर्थ है हम कैसे सही या गलत ज्ञान को पहचानें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 6 तरीके हैं: प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुमान। इन सब के बारे में मैंने प्रमाण शास्त्र करके एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप दे सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए सबसे पहले प्रत्यक्ष के बारे में जानते हैं कि प्रत्यक्ष क्या है। तो न्याय दार्शनिक जो है, विभिन्न न्याय दार्शनिक हुए हैं, और जैसे जैसे समय बीता है उनकी प्रत्यक्ष की परिभाषा में भी और ज़्यादा रिफाइनमेंट आते गया है। तो उनका प्रत्यक्ष की परिभाषा एक सामान्य परिभाषा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, अर्थात कि प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जो इंद्रियों के वस्तुओं के साथ सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। अर्थात आपकी इंद्रिया हो गई जैसे आँख, और वस्तु सामने कोई गिलास रखा है, तो आँख का जब उस वस्तु के साथ संपर्क होगा, सन्निकर्ष होगा, तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वह प्रत्यक्ष होगा। अर्थात यहाँ पे ज्ञान कैसे प्राप्त हो, साक्षात प्राप्त हो रहा है। हम सीधे देख पा रहे हैं कि हमारे सामने आसपास क्या घटित हो रहा है, और उसके आधार पे हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्ष को अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्रति जोड़ अक्ष होता है प्रत्यक्ष। तो प्रति मतलब सामने, और अक्ष मतलब आंखों के सामने जो घटित हो रहा है। आंख यहाँ पे केवल एक डिस्क्रिप्टिव सेंस में यूज किया गया है। आंख का मतलब कि हमारी सारी इंद्रियां, हमारी कौन कौन इंद्रियां, पंच इंद्रियां हैं, और एक छठा इंद्रिय भी मन है। तो पंच इंद्रिय कौन कौन से है? जैसे आंख से हम देखने का काम करते हैं, जैसे कि जीभ से हम कुछ स्वाद लेते हैं, जैसे जीभ पे कुछ वस्तु रखते हैं तो उसका हमें स्वाद अनुभव होता है, और वो साक्षात होता है। वो जीभ जो हमारा इंद्रिय है उससे वस्तु के तत्काल सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्राप्त है, इसलिए वो भी प्रत्यक्ष है। वैसे ही सुनना, हमारे जो सुनने की इंद्रिया है उससे शब्दों का साक्षात जो है सन्निकर्ष होता है, कांटेक्ट होता है, और इसलिए यह भी ज्ञान साक्षात है और प्रत्यक्ष है। वैसे ही स्पर्श हो गया। तो और एक जो है मन भी होता है। मन में हमारे मस्तिष्क में क्या घटित हो रहा है, जैसे कि सुख दुख, इस सब का जब अनुभव जिस इंद्रिय के माध्यम से करते हैं वो मन होता है। तो ये भी एक हमारा इंद्रिय है। तो अब हम समझ गए कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है और किस तरीके से यह काम करता है। सवाल पूछता है सिविल में कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है और
वैशेषिकों ने जो नहीं सॉरी न्यायिकों ने जो प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बताया है उसके बारे में चर्चा करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर दूसरे पे आते हैं अनुमान पे। अनुमान का मतलब होता है कि पश्चात ज्ञान, अर्थात वह ज्ञान जो किसी ज्ञान के पश्चात हो। जैसे उदाहरण एक देता हूँ कि कहीं पे अग्नि जल रही हो, अग्नि जल रही हो और उससे धुआं निकल रहा हो। आप आग नहीं देख रहे हैं, आप केवल धुआं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप निष्कर्ष पे पहुंच गए कि नहीं वहाँ पे आग जल रहा होगा। लेकिन आप आग देखे नहीं है, लेकिन फिर भी निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए? क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, और आपने धुआं देखा और इससे निष्कर्ष निकाल लिया कि वहाँ पे आग होगा। लेकिन अब यहाँ पे अंतर ये है अनुमान और प्रत्यक्ष में, क्योंकि आप प्रत्यक्ष में डायरेक्ट वस्तु के साथ आंखों का कांटेक्ट होता है या अन्य इंद्रियों का, तो इसलिए आप वो साक्षात ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, बल्कि आप एक स्टेप पीछे जाके उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। आपका कांटेक्ट तो केवल धुआं से हो रहा है, आप अग्नि से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप निष्कर्ष पे पहुंचे कि हाँ अग्नि है। तो यह जो ज्ञान प्राप्त हुआ यह अनुमान है, यह पश्चात ज्ञान है। किसके, कौन सा? पहले का ज्ञान फिर कौन है? पहले का ज्ञान है धुआं, आप धुआं देख रहे हैं, ये आपको ज्ञान हुआ जो कि प्रत्यक्ष से हो रहा है। लेकिन उस प्रत्यक्ष के आधार पे जो बिना देखे आप जो निष्कर्ष निकाले कि हाँ वहाँ पे अग्नि होगी, यह हुआ अनुमान। तो ये अनुमान हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा इसका। अनुमान में खासकर व्याप्ति, अनुमान जो है न्यायिकों के हिसाब से व्याप्ति पे आधारित होती है। व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति एक दूसरे के साथ सार्वभौमिक सर्वकालिक संबंध होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है व्याप्ति। कैसे? तो देखिए कि जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ धुआं, मतलब धुआं और अग्नि में व्याप्ति है। व्याप्ति मतलब एक दूसरे में वो व्याप्त हैं, ठीक है। धुआं कभी अग्नि के बिना नहीं रह सकता। हालांकि अग्नि धुआं के बिना रह सकती है, लेकिन धुआं बिना अग्नि के नहीं रह सकता है। तो अग्नि का मतलब केवल वो ज्वाला ही नहीं हुई, अग्नि का मतलब आग किसी भी रूप में, गर्मी किसी भी रूप में, गर्मी जो है वो अग्नि हुई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ये व्याप्ति संबंध है, और इसी व्याप्ति पे अनुमान होता है। सोचिए अगर आपको, जैसे कि आप आग देख रहे हैं, और अगर आपको इस व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है, तो आप उस निष्कर्ष पे न पहुँचे होते। तो इसलिए अनुमान में व्याप्ति का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कि मान लीजिए, इस उदाहरण को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए किसी आप आइलैंड पे गए और वहाँ पे एक ऐसे घोंसले को देखते हैं जहाँ पे कुछ अजीब तरह के जीव रहते हैं, और वो आपको ऐसा लगता है कि वो खतरनाक नहीं है। तो और फिर क्या हुआ कि आप ऐसे ही सोच के कि वो खतरनाक नहीं है, आप उस घोंसले के पास गए और आप पे उस घोंसले के पक्षी ने आप पे हमला कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे जो पहले का ज्ञान है, जो आपने दूसरे इन्वायरमेंट से प्राप्त किया है कि पक्षी जो घोंसला होता है वहाँ पे छोटे पक्षी होते हैं और वो हानि नहीं पहुँचाते, इसलिए आप वहाँ पे गए। आपको यह व्याप्ति संबंध का ज्ञान नहीं है कि उस आइलैंड पे जितने भी घोंसले के पक्षी है वो हमला करते हैं। अगर यह पहले से आपको पता होता तो आप शायद घोंसले पे नहीं जाते, ठीक है। तो अनुमान के लिए इस प्रकार हम देख रहे हैं कि व्याप्ति, कि जहाँ जहाँ उस आइलैंड में जहाँ जहाँ घोंसला है वहाँ वहाँ खतरा है, इस तरह के व्याप्ति का अगर ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए आपके साथ खतरा हुआ। तो यह व्याप्ति संबंध के बिना अनुमान संभव नहीं है, इसे ही हम अनुमान कहते हैं। और अनुमान का स्थान जो है विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा का सारा, विज्ञान ही छोड़िए बल्कि सारा का सारा जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो शिक्षा है हमारी, उसमें अनुमान की ही महत्ता होती है। हम विभिन्न व्याप्ति वाक्यों के माध्यम से अनुमान नया नया निकालते रहते हैं। जैसे कि जो बिग बैंग का जो सिद्धांत है वह क्या था? पहले एक अनुमान ही था जो हम एक मॉडल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे थे, जब तक कि हिग्स बोसन का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तब तक। तो क्या हुआ कि यह सारे विज्ञानों में, यहाँ तक कि इतिहास में भी इस तरीके के व्याप्ति वाक्य होते हैं, बल्कि अधिकांश व्याप्ति वाक्य ही होते हैं, तथ्य तो बहुत कम होते हैं। तथ्य क्या, जो शोध हुआ, जो खुदाई हुई, उसके आधार पर तथ्य मिला, वहाँ पे चूड़ियाँ मिली या कुछ भी मिला,
और फिर उसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अच्छा यहाँ पे जो है महिलाएं चूड़ियाँ पहनती होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें ये हम वहाँ पे देखने नहीं गए हैं उस युग में जाके कि वहाँ पे महिलाएं क्या पहनती होंगी, लेकिन फिर भी हम ये इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जहाँ जहाँ चूड़ी होती है उसे महिलाएं वहाँ महिलाएं उसको पहनती हैं। हम अभी सामान्य दुनिया में देख के वो जो है वो कर सकते हैं, इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। तो यह व्याप्ति वाक्य, यह अनुमान जो है हमें बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हम साक्षात ज्ञान तो बहुत सीमित मात्रा में होता है। अनुमान ही हमें वह एक स्कोप प्रदान करता है कि हम अपने इंद्रियों से इतर भी जाके उस अदृश्य दुनिया में प्रवेश कर पाएँ, और तार्किक रूप से, ऐसा भी नहीं कि यह गलत हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उपमान में क्या होता है कि हम उपमा से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप लोगों में से कई लोगों को पता नहीं होगा शायद कि नीलगाय, या पता भी होगा कि नीलगाय क्या होती है। तो मैं बोलूँ कि नीलगाय वो होती है जो गाय की ही तरह होती है, जंगल में रहती है। तो आपने केवल, मैंने ये बोला, और आपने जो है उसका ज्ञान, उसको जब फिर देखा आपने उस जंगल में जाके, तो आपको गाय जैसी कोई चीज़ दिखी और आपको एहसास हो गया कि अरे अरे ये तो नीलगाय है, नीलगाय ही है। तो ये क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्ति, इससे भी ज्ञान प्राप्त होता है, और ये भी ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है। उपमा के माध्यम से, उपमा से, मतलब उपमा से ज्ञान प्राप्ति, यही उपमान है। वैसे ही शब्द जो है, शब्द से कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? तो शब्द जो है वह, हम कोई आप्त पुरुष यानी कि कोई विश्वसनीय पुरुष जब कुछ बोलता है तो उससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे शिक्षक, हम उन चीज़ों को जाने नहीं होते हैं, समझे नहीं होते हैं, लेकिन शिक्षक हमें बताते हैं कि ऐसा होता है, तो हम विश्वास करते हैं कि ऐसा होता है और मान लेते हैं कि वो सही है, और वो भी ज्ञान प्राप्ति का एक तरीका होता है। वैसे ही अर्थापत्ति, तो ये शब्द हो गया, ये शब्द भी एक ज्ञान प्राप्ति का तरीका है। और वैसे ही अर्थापत्ति क्या है? अर्थापत्ति से आशय ये है कि जब हम, क्या होता है कि ऐसा ज्ञान, ये मतलब कंट्राडिक्शन से बचने के लिए ये ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे मैं कहूँ कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है, लेकिन देवदत्त मोटा भी है, तो आप तुरंत निष्कर्ष निकालेंगे कि देवदत्त जो है वो रात में खाता होगा। मैंने तो केवल 2 ही वाक्य बताए थे, लेकिन आपने तीसरे वाक्य का भी आपको ज्ञान हो गया। क्यों हो गया? यानी कि ये नया ज्ञान है। मेरे बताए हुए जो ज्ञान हुआ वो तो नया ज्ञान हो गया ना, और ज्ञान उसे ही बोलेंगे जो नया हो। तो इस आधार पे आपने जो यह ज्ञान प्राप्ति का तरीका है, यह अर्थापत्ति है, और आपने अर्थापत्ति के माध्यम से नया ज्ञान हम कई बार भी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम चारों ओर पानी देख रहे हैं, कि किसी जंगल में गए हैं और जंगल में चारों ओर पानी है, लेकिन एक गड्ढे में पानी नहीं है, तो हम तुरंत इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अच्छा, कुछ व्यक्ति यहाँ से पानी उठा के ले गए होंगे, क्योंकि वो फिट नहीं बैठता है, कंट्राडिक्शन होने लगता है कि चारों ओर पानी है, यहाँ पे पानी क्यों नहीं है। तो यह ज्ञान प्राप्ति का जो तरीका है, यह अर्थापत्ति है। तो अभी हमने 6 प्रमाणों की चर्चा की, लेकिन 6 प्रमाण में से ये 6 प्रमाण जो हैं यह वेदांत में माने जाते हैं। केवल 4 ही प्रमाण जो है न्याय दर्शन में माने जाते हैं, और वो हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। मैंने 6 की चर्चा इसलिए की क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं वेदांत पढ़ाऊँ तो उस समय अन्य 2 की अलग से चर्चा न करनी पड़े, एक ही साथ में प्रमाण सारे हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शन 4 ही प्रमाणों को मानता है: प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, हाँ, अनुपलब्धि मैंने आपको नहीं बताया। अनुपलब्धि का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के अनुपलब्ध होने का हमें जब ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि दिल्ली में कोई घर है, और जब हम वहाँ पे गुजरते हैं तो वहाँ पे जो है हमेशा वो घर दिखाई देता है, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। लेकिन वह अचानक से, मान लीजिए कि वो घर कहीं गायब हो गया या तोड़ दिया गया, तो हमें इसका भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि अच्छा, यहाँ पे घर नहीं है। तो यह जो ज्ञान प्राप्त का तरीका हो गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, यह अनुपलब्धि हो गई। अनुपलब्धि मतलब वह चीज़ वहाँ पे अनुपलब्ध है, इसका ज्ञान प्राप्त होना। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि अनुपलब्धि कैसे मतलब ज्ञान हो सकता है। मतलब वहाँ पे घर था और फिर अभी नहीं है, तो ये तो हमें ऐसे ही एहसास हो गया कि नहीं है, स्मृति से एहसास हो गया कि यहाँ पे था और अब नहीं है। तो
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि परिभाषा क्या है प्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष की परिभाषा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, यानी कि इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संपर्क से जो उत्पन्न ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या अनुभव कर रहे हैं, घर नहीं है लेकिन हमें कोई इंद्रिय सन्निकर्ष हो ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो घर है ही नहीं, तो वहाँ पे हमें इंद्रिय सन्निकर्ष कैसे होगा। लेकिन फिर भी हमें ज्ञान हो रहा है कि हाँ यहाँ पे घर नहीं है, और ये नया ज्ञान है, ऐसा भी नहीं है कि यह कोई पुराना ज्ञान हो गया जिसको हम किसी अन्य श्रेणी में बांट देंगे। यह नया ज्ञान है, और कैसे प्राप्त हो रहा है ये ज्ञान। तो यह जो ज्ञान प्राप्ति का तरीका है बिना इंद्रियों के सन्निकर्ष के, ऐसे ही ज्ञान प्राप्त हो गया, यही है अनुपलब्धि। अब शायद समझ रहे होंगे कि क्यों यह प्रत्यक्ष से अलग रखा गया है, क्योंकि अगर आपका कॉमन सेंस यह बोल सकता है कि नहीं इसको तो प्रत्यक्ष में ही रखेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे नहीं है। तो जब वहाँ पे कुछ नहीं है तो आप देख कैसे रहे हैं, ठीक है, जब कुछ नहीं है तो कैसे आप देख रहे हैं। और प्रत्यक्ष की परिभाषा ध्यान दीजिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रियों के साथ वस्तुओं का जब संपर्क होता है उससे जो उत्पन्न ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ तो कोई वस्तु है ही नहीं जिससे इंद्रियों का संपर्क हो, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह उसको हम एक अलग प्रमाण के रूप में रखेंगे, और वही जो प्रमाण है वह अनुपलब्धि है। शंकर के अद्वैत वेदांत में इसकी चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह छह प्रमाण मुख्यतः हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से इतने काम के हैं, और सारे प्रमाणों की चर्चा मैंने उपयुक्त जगह पे कर दी है। और इसको ध्यान रखिएगा, हम वेदांत में अब अन्य 2 प्रमाणों की चर्चा नहीं करेंगे, और केवल 4 ही प्रमाण न्याय दर्शन में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि माने जाते हैं, और वो हैं प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द, जिसकी चर्चा अभी हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि आखिर में कैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और पूरा का पूरा जो स्कीमा है न्याय वैशेषिक दर्शन का वो हमने देख लिया। हमने देखा, मैं एक बार थोड़ा समराइज कर दूं आप लोगों के लिए। हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वैशेषिक दर्शन, एक वैशेषिक जो है वो तत्व मीमांसा देते हैं कि तत्व कैसे होने चाहिए, पदार्थ वगैरह, जिसमें हमने सामान्य और विशेष की चर्चा की, ठीक है। और उसी विशेष के नाम पे वैशेषिक नाम पड़ा है, क्योंकि विशेष पे ज़्यादा जोड़ है वैशेषिक का, इसीलिए उसका विशेष नाम पड़ा है। तो हमने वैशेषिक दर्शन में तत्व मीमांसा देखा, जिसमें सामान्य विशेष मुख्यतः देखा, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और न्याय दर्शन में आ गए और ज्ञान मीमांसा पे चले गए। ज्ञान मीमांसा में हमें कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, प्रमाण के क्या हैं, कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं, इसकी हमने चर्चा की, ठीक है। तो अब ये चर्चा हमने क्यों की, अब ये प्रश्न है कि हमने क्यों चर्चा की। तो हमने चर्चा इसलिए की क्योंकि हमें वस्तुओं का सही ज्ञान चाहिए, और जब तक सही ज्ञान नहीं होगा तब तक हम मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। ऑब्वियस से प्रश्न है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है ना। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारे क्या है, हमारे कंडक्ट और जितने भी कार्य हैं वो सही होने चाहिए। और सही हमारे कार्य कब होंगे, जब हम वस्तुओं की सही प्रवृत्ति को जानें, और सही प्रवृत्ति को जानने के लिए ही तो हम तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के इस वस्तुओं के वर्गीकरण जो न्याय वैशेषिक ने दिया है उसको समझ रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि यह चर्चा जो है हमें मोक्ष पे ले जाती है, मतलब न्याय वैशेषिक के मोक्ष पे। तो अब आते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। मोक्ष विचार पे आते हैं। वस्तुवादी न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मोक्ष के लिए निःश्रेयस शब्द का भी प्रयोग किया गया है, अतः निःश्रेयस मोक्ष का वर्णन है। न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य निःश्रेयस प्राप्ति करना है। न्याय का बल्कि सारे भारतीय दर्शनों का मुख्य उद्देश्य केवल चरवाक को छोड़ के, वो भी मैंने वीडियो पीछे डाल दिया है, आप देख सकते हैं उसको। चरवाक को छोड़ के सारे दर्शनों की जो है उद्देश्य जो है मोक्ष प्राप्ति है। अच्छा, मोक्ष पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मोक्ष आपको मिसिंग एलिफेंट लग सकता है, क्योंकि मिसिंग एलिफेंट इस सेंस में कि मोक्ष हर जगह लगभग है, सारे दर्शनों को मोक्ष अपनी तरफ मोटिवेट कर रहा है, और मोक्ष के लिए सारे दर्शन रचे गए हैं, लेकिन मोक्ष पे हम चर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ। तो मोक्ष का आशय है कि अल्टीमेट या अंतिम ज्ञान की प्राप्ति। मोक्ष वह अवस्था है कि जिसमें आपके पास ऐसा कोई ज्ञान रह ही नहीं गया हो जो आपको पता नहीं है, अर्थात आपकी जिज्ञासा पूरी तरह से शांत हो गई है, वही है मोक्ष। उस अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। अब सोचिए, जब आपकी जिज्ञासा पूरी तरह से शांत हो जाएगी तो आपको पता होगा ना कि क्या कौन सी वस्तु है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, हमें कैसे कार्य करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, किसी वस्तु का क्या परिणाम होगा अंत में। तो आपका
ऑटोमेटिकली आपका कंडक्ट सही हो जाएगा, और एक बार कंडक्ट सही हो जाएगा तो आप कर्मों के जो बहुपाश है उससे मुक्त हो जाएंगे, और जब एक बार मुक्त हो जाएंगे तो फिर आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष का मतलब ही यही है कि ज्ञान प्राप्ति। आप ध्यान रखिएगा, इस दुनिया के, मैं एक यह भी बात बोलूँगा कि इस दुनिया के सारे सारे जीव, और यहाँ तक कि कई सेंस में निर्जीव भी मोक्ष की तरफ अग्रसर हैं अपने अपने तरीकों से। जैसे जो हम पढ़ते लिखते हैं वो भी मोक्ष का तरीका है। मोक्ष से हम क्या प्राप्त कर रहे होते हैं, सॉरी, पढ़ाई लिखाई से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और ये हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है ज्ञान प्राप्त, ये इनेट है, यह हर एक वस्तु में ऑटोमेटिकली फिट है। हर एक वस्तु चाहती है मोक्ष प्राप्त करना, उसकी वही प्रवृत्ति है मोक्ष प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि वही उसका अंतिम लक्ष्य है, वह उसमें फिट है, वो अपने आप को पूर्ण करना चाहती है, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहती है, इसीलिए वह इस ओर अग्रसर है। और इसीलिए यही मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मानवों की ज्ञान प्राप्ति की इच्छा में अभिलक्षित होती है। हालांकि वह उपयुक्त अनुपयुक्त है, लेकिन व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई करता है वह एविडेंस बेस्ड होता है, भौतिकता आधारित होता है। और भौतिकता आधारित जो ज्ञान है वह स्पिरिचुअल ज्ञान की तरफ नहीं ले जा सकता। इसलिए हम भले ही 2000 साल लगातार मानव जाति पढ़ रही है और नए नए ज्ञान प्राप्त करी है, लेकिन फिर भी उसे अल्टीमेट ज्ञान नहीं प्राप्त हो, और वो शायद कभी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये ज्ञान, ये मोक्ष प्राप्ति का तरीका उचित नहीं है। तो मैं ऐसे कहूँगा इसको कि मनुष्य ने अपनी मोक्ष प्राप्त करने की प्रवृत्ति को हाईजेक कर लिया है और भौतिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है। खैर, हम चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और एक बार जब हम सही ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे तो सही तरीके से अपने कार्यों को कंडक्ट कर पाएंगे और हमें मोक्ष मिल पाएगा। ठीक है, ठीक इसी के साथ मैं अपनी इस परिचर्चा को यहीं पे विराम देता हूँ। आभार, धन्यवाद।